एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। तो इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा चैप्टर है लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जितनी भी पिक्चर्स हैं और जो डेट वगैरह हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे, जैसे कि ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, इसको भी डिस्क्राइब करेंगे, मैप डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद जितना टाइमलाइन है यूरोपियन जो इंटीग्रेशन है उससे रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट होगा। सो इट इज़ द वन शॉट ऑफ द चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारे पास ये इमेज आती है जिसमें हमें पहले दिखता है कि एक रेड बॉर्डर में दिखाया जा रहा है द सोशलिस्ट रोड इज़ द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। तो ये क्या कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ चाइना। यहाँ पे जो चाइना की आइडियोलॉजी है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दूसरा ये क्या है, ये सिटी की हमें एक इमेज दिख रही है। इस सिटी का नाम क्या है, संघाई। और ये संघाई सिटी है जो कि एक सिंबल है चाइना का, जो चाइना की न्यू इकोनॉमिक पावर है उसका। तो यहाँ से हो गया। तो इसमें ओवरव्यू में हम देख सकते हैं कि जो इस चैप्टर है, जैसे कि बाइपोलर हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स का 1990s के टाइम पे। तो हम अब पढ़ेंगे जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है, इकोनॉमिक पावर है, ठीक है। और जो अमेरिका के जो डोमिनेंस हमें पता था, ठीक है, हमने कॉन्सिक्वेंस में पढ़ा कि जो अमेरिका है मतलब कि यूएस है वो सोल पावर बन गया, ठीक है। अब यूएस के कॉन्टेम्प्रेरी या फिर अल्टरनेटिव तो कुछ होने चाहिए ना कोई ऐसी पावर होनी चाहिए जो यूरोप को टक्कर दे सके। तो उन पावर्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो यूएस को टक्कर दे सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसीलिए इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो डेफिनेटली इस वीडियो में हम सारे अल्टरनेटिव को देखेंगे, कौन कौन से अल्टरनेटिव थे। जैसे कि आसियान है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना भी अल्टरनेटिव हो सकता है, जापान है। तो इन सभी के बारे में हम अल्टरनेटिव पढ़ेंगे। तो मेनली इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये सारी हमको आगे पढ़ना है। तो स्टार्टिंग किससे होती है, यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। तो ये सबसे पहला अल्टरनेटिव है, ठीक है, किसका, यूएस का अल्टरनेटिव पहला कौन सा है, यूरोपियन यूनियन। एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू द एंड, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, जो यूरोपियन लीडर्स थे ना उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया यूरोप से। जैसे कि यूरोप है, अब उसको आगे क्या करना चाहिए, जिसके बहुत सारे राइवल्स हैं, ठीक है, और उसको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए या फिर रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन करना चाहिए जो प्रिंसिपल है, जो इंस्टीट्यूशन है उसका, ठीक है, किस तरह से उसे आगे बढ़ना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे उसे रखने चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन इमर्ज हो रहे थे उस टाइम पे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो उसके ख़त्म होते के साथ साथ बहुत सारे जो अजम्पशंस और स्ट्रक्चर थे यूरोपियन स्टेट्स के वो बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है, उनके जो रिलेशन है वो बनना स्टार्ट हो गए। उनका एक ही क्वेश्चन था कि आगे की जो सिचुएशन है इसको कैसे डील करना है, ठीक है। 1945 का टाइम आया जहाँ पे यूरोपियन यूनियन था, ठीक है। तो यूरोपियन स्टेट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी, देखो 1945 में हमने पहले भी पढ़ चुका क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। तो उस टाइम पे इनकी जो इकोनॉमी थी ना, एक तरह से जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उनका वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, पूरी तरह से ख़राब हो गया था, रियून हो गया था। वहाँ पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि वॉर में डिस्ट्रक्शन तो होता ही है। लोगों की एजम्पशन और जो स्ट्रक्चर था ना, अब यूरोपियन यूनियन का फाउंड होना स्टार्ट किया। उन लोगों ने सोचा अब इन सब से बचने का क्या तरीका हो सकता है कि हम जो यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी है उसको हम डेवलप करें। इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज ईडेड बाय द कोल्ड वॉर, ठीक है। उसको 1945 के बाद कोल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कोल्ड वॉर दो ब्लॉक्स के बीच में था, किसके, यूएस और यूएसएसआर। तो इससे यूरोपियन इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि अमेरिका था उसने क्या किया, फाइनेंशियल हेल्प करी यूरोप्स की, ठीक है, जो यूरोप की इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प करी, जिसको उन्होंने मार्शल प्लान कहा। जो मार्शल प्लान था वो हेल्प इसलिए कहा गया क्योंकि जो जॉर्ज मार्शल थे उन्होंने इस प्लान को प्लान किया था उस समय पे, ठीक है। यूएस ने क्या किया, न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर था नाटो के अंदर एक फॉर्म कर लिया, ठीक है, इसको क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से जो मार्शल प्लान था उसने एक कह लो एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, OEEC। ये कब बनाई थी, 1948, याद रखना। और ये किसके अंदर बनी थी, मार्शल प्लान के अंदर। मार्शल प्लान के अंदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन को फॉर्म किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, इसको 1948 के टाइम पे बनाया गया था, जिसका मेन मोटिव क्या था, बेस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं उसको भी इससे फ़ायदा हो रहा था। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्म बना था वहाँ पे जो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थी ना, उन्होंने कॉपरेट करना स्टार्ट कर दिया था ट्रेड के ऊपर और इकोनॉमिक इश्यूज़ पे उन्होंने क्या किया, अब कॉपरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसका और डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन थी, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो 1 साल बाद 1949 के टाइम पे कन्वर्ट हो गई काउंसिल ऑफ यूरोप। ठीक है, इस तरह से याद रख लो, काउंसिल ऑफ यूरोप। ठीक है, इस तरह से याद रख लो कि 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बना। पहले तो सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज़ पे देख रहा था, लेकिन इसके बाद क्या वो पॉलिटिकल कॉपरेशन भी स्टार्ट हो गया 1949 के बाद। उसके बाद जो प्रोसेस थी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में, उन्होंने स्टेप टू स्टेप इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, इसके साथ ही 1957 के टाइम पे एक नया फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ देखो, काउंसिल ऑफ यूरोप के बाद क्या बना, आगे जो प्रोसेस थी वहाँ पे यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी बनी। ठीक है, EEC याद रख लो, इसलिए 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी बनी, जो कि एक तरह से इसी का फॉर्म था, आगे एक्सटेंडेड फॉर्म था। ठीक है, जो प्रोसेस थे धीरे धीरे अब पॉलिटिकल डायमेंशन में भी चला गया। अब क्या हुआ, क्रिएशन हो गया यूरोपियन पार्लियामेंट का। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि पहले सिर्फ इकोनॉमिक और ट्रेड पे फोकस किया जा रहा था, उसके बाद क्या किया, पॉलिटिकल कॉपरेशन भी आया। 1957 में पार्लियामेंट भी फॉर्म हो गया। उसके बाद जो कोलैप्स हुआ सोवियत ब्लॉक का, पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक। ठीक है, अब सोवियत ब्लॉक का, जब हमें पता है 1991 के टाइम पे सोवियत ब्लॉक था, उसका एंड हो गया, कोलैप्स हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, फास्ट ट्रैक, इसका रिजल्ट ये रहा कि यूरोपियन यूनियन 1992 में फॉर्म हो गया। याद रखना कि सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 1948, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बना। फिर 1949 क्या बना, काउंसिल ऑफ यूरोप। उसके बाद क्या, 1957 जहाँ पे जो यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन था वो फॉर्म हुआ। उसके बाद अब यूरोपियन यूनियन का बना 1992, उसका एग्जैक्ट फॉर्म 1992 में आया था। ठीक है, जो कि फोकस कर रहा था किस पे, जो फॉरेन और जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उस पर, कॉपरेशन, जस्टिस और जो होम अफेयर है उस पर। उसके बाद जो क्रिएशन हुआ था सिंगल करेंसी, उन्होंने यूरो करेंसी का भी फॉर्मेशन कर दिया था। उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन था हैज़ इवॉल्व ओवर द टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। अब पहला ये था कि उसको सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज़ से काम करना था, लेकिन अब धीरे धीरे पॉलिटिकल इश्यूज़ में भी ये इंटरफेयर करने लगा। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया कि एक नेशन स्टेट बनाना। ठीक है, नेशन स्टेट हमें पता है कि बहुत बड़ी कमेटी होती है जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी उसमें रहता है, तो वो नेशन स्टेट बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाने की बात हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। 2003 के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना यूरोपियन यूनियन का, तो वो फेल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पास नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने की बात हुई थी, वो भी फेल हो गई 2003 के टाइम पे। उसके बाद इसका खुद का फ्लैग है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका खुद का फ्लैग है। ठीक है, इसका खुद की फाउंडिंग डेट है। ठीक है, इसकी करेंसी भी है, करेंसी कौन सी है, यूरो करेंसी, सिंगल करेंसी। बहुत सारे स्टेट्स हैं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे यूरो करेंसी इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलती है इकोनॉमी उनकी। उसके बाद जो कॉमन रिलेशन है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है इसकी। ठीक है, और जो यूरोपियन यूनियन है वो ट्राई कर रहा है एक्सपेंड करने के लिए कॉपरेशन बहुत सारे एरियाज़ में। ठीक है, अब हम फ्लैग को डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस फ्लैग को देखें तो इसमें हमें 12 स्टार देखे जाएंगे। 12 स्टार किसका, देखो यूरोपियन यूनियन में 12 स्टार इसलिए रखा गया, कहीं ना कहीं वहाँ की मान्यता है कि ये ना परफेक्शन, ठीक है, कंप्लीटनेस और यूनिटी का सिंबल है। और एक तरह से ये इसको लकी नंबर भी माना जाता है, जैसे कभी कहते हैं ना कि मेरा लकी नंबर 2 है, 4 है, इसी तरह से इनका लकी नंबर 12 है। उसके बाद यहाँ पे पूरा ये जो स्टार्स है वो सर्कल फॉर्म कर रहा है। अब स्टार सर्कल फॉर्म कर रहा है मतलब कि सॉलिडिटी और हारमोनी का सिंबल है। याद रखना कौन सा, सर्कल सॉलिडिटी और हारमोनी का सिंबल है, लेकिन ये 12 स्टार्स हैं वो कंप्लीटनेस, यूनिटी और परफेक्शन का सिंबल है। आगे
हम जाते हैं तो यहाँ पे पूरा यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं स्पेन का है, ठीक है, स्पेन, पोर्तुगल, फ्रेंच, पोलैंड, स्लोवाकिया जो पहले भी पढ़ चुके हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और इटली, और यूनाइटेड किंगडम जो कि 2016 के टाइम पे उसने छोड़ दिया था यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ याद रखना कि ये सारी कंट्रीज इसका पार्ट है यूरोपियन यूनियन का। अब आगे बढ़ते हैं। जो मेंबर्स है स्पेशली बहुत ज़्यादा सोवियत ब्लॉक के भी इसमें जुड़ना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। जो प्रोसेस थी वो इतनी इजी भी नहीं थी, लोग थी, कंट्रीज़ थे, वो धीरे धीरे इसमें यूरोपियन यूनियन के पावर में आने लगे थे, इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें बहुत सारी जो सीट्स थी वो रिज़र्व भी करी गई थी फॉर न्यू मेंबर्स, ठीक है। सोवियत ब्लॉक टूटा तो उसके मेंबर्स कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन में भी जाएंगे, तो वो भी देखा गया था इसमें। उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन था वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक, साथ ही साथ इसमें मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी रहता था। यहाँ पे गिवन है पूरा अच्छे से कि सबका इन्फ्लुएंस रहता था इस पर। यूरोपियन यूनियन की जो वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, देखो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी फर्स्ट नंबर पे हमें यूएस है, सेकेंड नंबर पे यूरोपियन यूनियन है, इसीलिए इसको फर्स्ट अल्टरनेटिव की तरह देखा जाता है। इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। उसके बाद इसकी जीडीपी की बात करें, वो 70 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है 2016 के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट है उसके दूसरे नंबर पे आता है ये, ठीक है। इसकी जो करेंसी है जिसको हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, यूरो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थ्रेट बन सकती है यूएस डॉलर के लिए, ठीक है, जो कि यूएस को फॉलो करती है। उसके बाद जो इसका शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएस। यूएस का ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है इन्फ्लुएंस जितनी कि यूरोपियन यूनियन की है, क्योंकि इसमें कितनी कंट्रीज आते हैं, 27। अभी के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ ज्वाइन भी की है, और 2016 में जो हमारा ब्रिटेन था उसने छोड़ भी दिया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। उसके बाद जो इकोनॉमिक पावर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रही है इसके नेबर में, जैसे कि एशिया, अफ्रीका में भी इसका थ्रेट हमेशा रहता है इसी के चक्कर में। उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी वर्ल्ड लेवल पे कर रहा है। उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है उसमें फ्रांस सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है सच एज जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है ये, ठीक है, इसकी कंट्रीज। उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है उसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक भी इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे कि इसका जो एक मेंबर है जो फ्रांस, ठीक है, उसका परमानेंट सीट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। और जो यूरोपियन यूनियन है उसमें बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, ठीक है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस भी हमें दिखता है, ठीक है, यूएस पॉलिसीज़ में भी दिखता है, करेंसी है जो यूएस की उसमें भी दिखता है, जो आयरन एक न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चलाता है ईरान के लिए, तो उसमें भी हमें दिखता है। उसके बाद जो इसकी डिप्लोमेसी है, फिर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, और जो नेगोशिएशन है वो भी हम इकोनॉमिक जो मिलिट्री फोर्सेस है उसमें भी देख सकते हैं। जैसे कि चाइना का केस है, जो कि चाइना हम जानते हैं ह्यूमन जो राइट्स है और जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है वो चाइना बहुत करता है, तो उसमें भी उसकी भी जो उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस यूरोपियन यूनियन का देखा जा सकता है। उसके बाद जो मिलिट्रीली अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन यूनियन है तो उसकी जो आर्म्स फोर्सेस है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट है। पहले नंबर पे किसकी होगी? डेफिनेटली यूएस की होगी। पहले नंबर पे जो आर्म फोर्सेस है वो यूएस की है, दूसरे नंबर पे आर्म फोर्सेस किसकी है? यूरोपियन यूनियन की। उसके बाद जो डिफेंस पे इसका खर्चा है वो भी सेकेंड नंबर पे आता है। और जो फ्रांस है उसका एक परमानेंट मेंबर, उसका 335 न्यूक्लियर वर्ड्स जो वार हेड्स हैं वो उसके पास है। और सेकेंड नंबर पे इसकी पोजीशन है फॉर द स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इतनी सारी इसकी टेक्नोलॉजीज है। स्टेप टू स्टेप पहले डिफेंस है, दूसरा क्या है इसकी परमानेंट मेंबर के पास न्यूक्लियर पावर्स भी है, थर्ड कम्युनिकेशन, और स्पेस में भी थर्ड नंबर पे आता है, सॉरी सेकेंड नंबर पे आता है। और अगर हम बात करें कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूरोपियन यूनियन है ना, तो उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं और बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं जिनका जो फॉरेन रिलेशन भी है, डिफेंस पॉलिसीज़ भी हैं, ठीक है, जो कि मैच नहीं करती हैं। मतलब जैसे कि हर जगह एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर्स की जो आइडियोलॉजीज़ है वो सेम नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जितने मेंबर हैं, अगर 27 मेंबर हैं इसके, तो 27 के 7 मेंबर सारे के सारे क्या कर रहे हैं कि यूरो को फॉलो कर रहे हैं। बहुत
कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी होंगी जिसकी खुद की करेंसी होगी, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस भी दिखते हैं, कुछ ऑड चीज़ें भी दिखती है। जैसे कि हम बताएं, ब्रिटेन के एक प्राइम मिनिस्टर थे तो टोनी ब्लेयर, ठीक है, एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो पॉलिसीज़ हैं वो ऑड है। एक समय था जब ब्रिटेन भी पार्ट था किसका, यूरोपियन यूनियन का, तो इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने अमेरिका को पार्टनरशिप दी, मतलब कि अमेरिका को सपोर्ट किया ईरान इन्वेजन में। ईरान पे जब अमेरिका ने क्या किया, इन्वेजन किया, ठीक है, आक्रमण किया, तो उस समय पे जो ब्रिटेन ने भी हेल्प करी। लेकिन जो यूरोपियन की जो कुछ कंट्रीज़ थी, ठीक है, जो कि कोलिजन ऑफ द बिलिंग्स में पार्टिसिपेट करा, तो जर्मनी और फ्रांस ने उनका अपोज किया। अमेरिका देखो, जर्मनी याद रखना, जो फ्रांस है, जर्मनी दोनों ही पार्ट है, जर्मनी है, दोनों ही पार्ट किसके हैं, यूरोपियन यूनियन के। अब एक समय ऐसा था जहाँ पे ब्रिटेन भी पार्ट था, लेकिन ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जब उन्होंने वॉर में साथ दिया अमेरिका का, ठीक है, तो इन कंट्रीज में फ्रांस और जर्मनी ने अपोज किया, किसका अपोज किया, इस पॉलिसीज़ का, अमेरिका की पॉलिसी का। तो ऐसे हम एक्सेप्शनल केस भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है देयर इज़ ऑल्सो अ डीप सीटेड हमें कुछ यूरो स्केप्टिज्म भी दिखता है, मतलब कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी हम देख सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जो यूरोपियन है, ठीक है, यूरोप है, वहाँ पे कुछ एजेंडास है, इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडास भी देख सकते हैं। हम एग्जांपल के लिए हम ले लें कि ब्रिटेन के एक फॉर्मल बहुत पहले के प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, मार्गरेट टैचर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यूके है ना, तो यूरोपियन मार्केट से अलग कर दिया इन्होंने। पहले पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा था हर चीज़ में, ठीक है, लेकिन जो यूरोपियन मार्केट है उससे यूके ने अलग कर लिया खुद को, ठीक है। और जिसको जो डेनमार्क है और जो स्वीडन है, उसने क्या किया, मास्ट्रिस्ट ट्रीटी थी ना 1992 के टाइम पे एक ट्रीटी हुई थी मास्ट्रिस्ट, जिसमें बॉर्डरलेस की बात करी गई थी कि इकोनॉमी जो होगी वो बॉर्डरलेस होगी, तो उसके बारे में बात करी गई। तो उसको भी अपोज किया गया। कौन सी कंट्रीज़ थी वो दो, एक डेनमार्क, एक स्वीडन, जिन्होंने मास्ट्रिस्ट ट्रीटी का अपोजिशन किया, ठीक है। और अडॉप्शन जो था यूरो का, यूरो मतलब एक करेंसी थी कॉमन, और जो यूरोपियन करेंसी है उसको, तो उसका भी कहीं ना कहीं उनको उसका अपोजिशन किया गया था डेनमार्क और स्वीडन द्वारा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद दिस लिमिट द एबिलिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन जो फॉरेन और डिफेंस के जो काम है उसमें काम करने के लिए उसको प्रॉब्लम आती है। कहीं ना कहीं एक थ्रेट भी आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ मेंबर्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं, कुछ मेंबर्स उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट विच कंट्री, अबाउट यूरोपियन यूनियन। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर की जो हमने डेट्स है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1951 के टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ ज्वाइन कर रही थी यूरोपियन यूनियन की। तो 6 बेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है। तो इन सब ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ पेरिस किया था। और उसके बाद यूरोपियन कोल और स्टील कमेटी था, उसको ये वाली ट्रीटी करके ज्वाइन कर लिया। 1957 में हमें पता है कि क्या बना था, यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी बनी थी। उसके बाद 1973 के टाइम पे डेनमार्क, ईरान, आयरलैंड और यूके समझ रहे हो ना, ब्रिटेन, तो इसने ज्वाइन किया यूरोपियन कमेटी को, ठीक है। 1979 के टाइम पे फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे यूरोपियन पार्लियामेंट में। 1981 के टाइम पे ग्रीस ने भी ज्वाइन कर लिया यूरोपियन जो उस टाइम पे कमेटी चल रही थी यूरोपियन कमेटी उसको, ठीक है। 1985 के टाइम पे जून का समय था जहाँ पे जो एक संघाई एग्रीमेंट हुआ था, जो कि उस टाइम पे देखो 1992 में जो हुआ था ना मास्ट्रिस्ट ट्रीटी, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन संघाई ट्रीटी ऐसी हुई थी 1985 के टाइम पे, जिसके अकॉर्डिंग बॉर्डरलेस इकोनॉमी की बात करी गई थी, ठीक है। 1986 के टाइम पे फ्रांस और पोर्तुगल ने यूरोपियन कमेटी को ज्वाइन कर लिया। 1990 की अक्टूबर के टाइम पे यूनिफिकेशन हो गया जर्मनी का। 1992 7 फरवरी की बात है, तो जो मास्ट्रिस्ट ट्रीटी हुई, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया। 1993 जनवरी है, तो उस टाइम पे फर्स्ट मार्केट क्रिएट किया गया था यूरोपियन यूनियन का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाद में लड़ाई भी हुई, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। उसने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया, जो मार्गरेट
उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने। 1995 जनवरी की बात है, जो ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन है तो उसने भी ज्वाइन कर लिया यूरोपियन यूनियन को। 2002 की बात है, जनवरी है, तब यूरोपियन जो यूरो था ना, एक नई करेंसी, उसका इंट्रोडक्शन हो गया था 12 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स में। और 2004 के टाइम पे 10 मेंबर्स आ गए थे, जो नाम जैसे माल्टा, पोलैंड, स्लोवेकिया, लेटविया, हंगरी, ये सब है, ठीक है। 2007 के टाइम पे बुल्गारिया और रोमानिया थे, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। 2009 के टाइम पे 2007 के टाइम पे बुल्गारिया, रोमानिया ने ज्वाइन किया। और 2009 के टाइम पे एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम लिस्बन ट्रीटी कहते हैं। और 2012 के टाइम पे यूरोपियन यूनियन को नोबल पीस प्राइज़ मिला। 2013 के टाइम पे जो क्रोएशिया था वो 28th मेंबर बना। और 2016 के टाइम पे जो हमारा यूके था वो उसने उसको यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। अब यहाँ पे गिवन है कि वो 28 मेंबर बना, ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। ये इसलिए बिकॉज 2016 के टाइम पे जो यूके था उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था, इसलिए तो 27 रह गए। ये देखो हमें ये फ्लैग दिखा रहा है, ये एक कार्टून है। देखो हम पहले भी वो डिस्कस कर चुके हैं। 2003 के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग था वो फेल हो गया था, ठीक है। ये जो इमेज है वो टाइटैनिक और को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जहाज़ था जो कि अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाया और डूब गया बीच में। तो इसी तरह से जो ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, लेकिन वो फेल रहा। जिस तरह से जो टाइटैनिक जहाज़ था वो फेल रहा अपनी जर्नी में, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फेल रहा। तो इसको ये डिपिक्ट कर रहा है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। जैसे कि हम पॉलिटिकल मैप में देख सकते हैं, ये सारी की सारी कौन सी कंट्रीज़ है, दीज आर द कंट्रीज़ ऑफ आसियान, ठीक है। टेक अ लुक पॉलिटिकल मैप, तो हमने देख लिया। तो हमें पता होना चाहिए कि आसियान में कौन सी है, सारी की सारी साउथ ईस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आती हैं। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, तो हर जगह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा सफरिंग्स फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। जो रीज़न था एशिया का, तो वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस थे वो कॉलोनिज़म की वजह से थे। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ थी या फिर जापानीज़ थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉलोनिज़म किया, ठीक है। जैसे इंडिया भी एक समय पे कॉलोनी थी किसका, ब्रिटेन का। तो इसी तरह से बहुत सारी हमारे एशिया में कॉलोनीज़ थी, ठीक है। जब एंड हो गया वॉर, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम थी ना सबसे बड़ी उनके लिए कौन सी थी, नेशन को कैसे बिल्ड करें, पॉवर्टी को कैसे ख़त्म करें, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को कैसे ख़त्म करें, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए। ग्रेट पावर हमें देखने को मिल रही है, ठीक। कोल्ड वॉर के बाद बहुत सारी ग्रेट पावर्स भी आए, तो बहुत सारी कंट्रीज़ जब आज़ाद हुई, इंडिया ने किसी को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, ना यूएस को किया ना यूएसएसआर को, कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो 2 ब्लॉक्स थे उनको भी ज्वाइन कर लिया। अब आती है बहुत सारी कंट्रीज़, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ थी, उनके बारे में बात हुई थी, ठीक है। तो ये थर्ड वर्ल्ड यूनिटी के बारे में बात कर रही थी, जैसे कि वनडन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, नॉन अलाइंग मूवमेंट हुआ था उसकी तरह, ठीक है। अब इन कंट्रीज़ का यही मेनली था कि किस तरह से कॉपरेट करें, और इनफॉर्मल कॉपरेशन था इनके बीच में। कन्वर्सेशन ज़रूर हो रही थी लेकिन इनफॉर्मल कॉपरेशन था। असली बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि जैसे कि इसका फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का, हम देख सकते हैं, जिसमें जिसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले जो एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसका इस्टेब्लिशमेंट याद रखना है कि 1967 के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद इसके कुछ मेंबर्स हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये 5 मेंबर हैं, वो भी स्टार्टिंग में 5 मेंबर ने मिलकर पूरा यूरोपियन यूनियन था, फिर जो आसियान था उसको फॉर्म किया। उसके बाद ये जो साइनिंग हुई थी वो बैंकॉक डिक्लेरेशन में हुई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था आसियान का, मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ था, सोशल प्रोग्रेस था, कल्चरल डेवलपमेंट था। उसके बाद जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था ना प्रमोट करने का, रीजनल पीस, उसी रीजनल पीस है, स्टेबिलिटी लानी थी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। प्रिंसिपल क्या था कि यूनाइटेड नेशन को भी जो प्रिंसिपल थे उनके रूल्स रेगुलेशन को भी ये फॉलो करता है। यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी ये फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद ईयर्स टू ईयर्स इसमें 5 मेंबर और जुड़ गए, जैसे कि
दारुसलाम है, वियतनाम है, PDR है, म्यांमार है जिसे हम बर्मा भी कहते हैं, ठीक है। इन सब ने भी ज्वाइन कर लिया। और 5वां मेंबर कौन सा है, कंबोडिया। तो इन सब ने मिलकर आसियान को ज्वाइन कर लिया और कहीं ना कहीं आसियान की जो पावर थी वो 10 मेंबर की हो गई और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। अब आते हैं इसकी एक हम आसियान जो है उसका आसियान वे क्या है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो है देयर इज़ अ लिटिल डिज़ायर फॉर आसियान फॉर सबनेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसके बारे में बहुत ही कम डिज़ायर है। यूरोपियन यूनियन का अलग काम है क्योंकि वो यूरोप में है और ये एशिया में है। आसियान जो कंट्रीज़ है ना वो आसियान वे को फॉलो करती है, एक ऐसी फॉर्म जिसके अंदर क्या है कि कुछ आइडियोलॉजीज़ कह लो या फिर कुछ जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाता है। जैसे पहली क्या है, ये इनफॉर्मल है, आसियान क्या है, एक इनफॉर्मल कॉपरेशन है। दूसरा ये नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट है, ठीक है। और तीसरा ये कोऑपरेटिव है। ये सभी जितने भी नेशन है ना, 10 के 10 नेशन में जितने भी इसकी नेशनल सॉवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री है दूसरे कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशन है, दूसरे कंट्री के जो इंटरनल अफेयर हैं उसमें क्या करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर वायलेंस नहीं रखेगा। तो इस तरह से ही है, इनफॉर्मल रहना है, ठीक है। किसी तरह से हमें कॉपरेशन करना है, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े नहीं करनी है। दूसरी कंट्रीज हैं उनकी जो खुद की जो नेशनहुड है उसको भी हमें रिस्पेक्ट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, आसियान वे में आती है, ठीक है। अब धीरे धीरे आसियान बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो धीरे धीरे बढ़ गए, जैसे कि इकोनॉमिक और सोशल जो स्पेयर्स है उसमें भी इसके ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। 2003 के टाइम पे आसियान में 3 पार्ट्स का एक 3 पिलर्स थे, उसका फॉर्मेशन हुआ। पहला पिलर कौन सा था, आसियान की जो सिक्योरिटी कमेटी थी ठीक है। 3 पिलर बने कब, 2003 के टाइम पे। इसको याद करने का अच्छा तरीका ये है, 2003 में ही क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन रुक गया था। दूसरा एक जो आसियान की इकोनॉमिक कमेटी है। तीसरा आसियान का सोशल कल्चरल कमेटी है। तो ये 3 कमेटीज़ थी आसियान की, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आसियान फ्लैग देखते हैं, जिस तरह से फ्लैग है रेक्टेंगल तो हो गई। इसका जो सर्कल है, जैसे हम यूरोपियन यूनियन का सर्कल जानते हैं, वो सॉलिडिटी और हार्मोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो सर्कल है ना, ये यूनिटी जो है आसियान उसको दिखाता है। लेकिन इसमें जो 10 हमें दिख रहे हैं पैडी, ठीक है, 10 पैडी हैं जो ये डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं, 10 जो लोगो है ना 10 स्टार्स का, ठीक है, पैडी का, वो 10 जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी जो फ्रेंडशिप है और जो सॉलिडिटी है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करे। एक सर्कल के अंदर है तो यूनिटी भी है इनमें। तो ये सब कुछ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आगे देखते हैं, जो आसियान है सिक्योरिटी कमेटी की बात करी जाए, आसियान में देखो हमने यहाँ पे पिलर्स पढ़े। आसियान की सिक्योरिटी कमेटी क्या कौन सी है, ठीक है, पहले नंबर पे सिक्योरिटी कमेटी है, उसके बारे में बात करते हैं, उसका काम क्या है। तो मेनली इसका यही है कि जितने भी टेरिटोरियल मतलब कि बाउंड्री रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है उसको ख़त्म किया जाए ताकि वो किसी भी तरह से वॉर तक ना पहुँचे। 2003 के टाइम पे आसियान में क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट भी हुआ था, ठीक है, मेंबर्स के बीच में, जिसमें उन्होंने कुछ उन्होंने सोचा कि कुछ ना हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। कौन कौन से रूल्स हैं कि हम ना पीस रखेंगे, हम न्यूट्रलिटी रखेंगे, ठीक है। न्यूट्रलिटी का मतलब है ना हम ज़्यादा वॉर करेंगे ना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, एकदम नॉर्मल, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है। कोऑपरेशन करेंगे हमेशा, किसी भी एक दूसरे कंट्री के जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम एक दूसरी कंट्रीज़ की क्या करेंगे, इंटरनल जो नेशनल डिफरेंसेस हैं या फिर जो नेशनहुड है उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। आसियान का एक नेशनल आसियान रीजनल फोरम एक फॉर्म हुआ था 1994 के टाइम पे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। 1994 के टाइम पे क्या हुआ था, आसियान रीजनल फोरम फॉर्म हुआ था। ये जो था ना एक ऑर्गेनाइजेशन थी इस समय पे, जिसका मेन काम ये था कि कोऑर्डिनेशन रखना है ऑफ सिक्योरिटी एंड जो फॉरेन पॉलिसी है या फिर सिक्योरिटी है उसमें हमें कोऑर्डिनेशन रखना है। तो ये काम था, ये हमने पूरा आसियान की सिक्योरिटी कमेटी और आसियान का जो रीजनल फोरम है इसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद आता है आसियान, ठीक है। आसियान की जो इकोनॉमिक एसोसिएशन है उसका क्या काम है, दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक ही था ना कि आसियान इकोनॉमिक कमेटी, तो उसका क्या काम है, तो उसको देखते हैं।
आसियान अगर हम पूरे रीजन की बात करें ना, तो उसकी इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी जो है वो यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान के आगे बहुत कम है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है आसियान की इकोनॉमी। ग्रोथ जो हो रही है ना बहुत जल्दी हो रही है, ठीक है। उसकी जो अकाउंट ऑफ ग्रोथ है दोनों रीजन से बियॉन्ड भी है, 10 कंट्रीज़ का सपोर्ट भी है, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है आसियान इकोनॉमिक कमेटी का, वो क्या है कि वो ना उन्होंने कॉमन मार्केट को उन्होंने बना लिया है, क्रिएट कर लिया है। अब जो आसियान है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। यूरोपियन कमिटीज़ है वो इम्प्रूव कर रही हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंस, ठीक है। आसियान में जितने भी डिस्प्यूट हो रहे हैं उसको भी ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे, ताकि जो डिस्प्यूट ख़त्म हो और आसियान जो है वो एक पावरफुल नेशन बन के उभरे, ठीक है। उसके बाद जो आसियान है उसने फोकस किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का, ठीक है। फ्री ट्रेड एरियाज़ भी उसने बनाए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेबर सर्विस के लिए, ठीक है। जो यूएस चाइना है वो पहले से ही बहुत जल्दी जल्दी जो है फ्री ट्रेड कर रहे हैं, उसी तरह से आसियान ने भी एक नई आइडियोलॉजी या फिर एक नया तरीका इत्याज कर लिया। उसके बाद आसियान इज़ रैपिडली ग्रोइंग इन टू अ वेरी इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन तो है बिकॉज ये एशिया को फॉलो करता है, वो भी साउथ ईस्ट एशिया को। अब इसका विज़न 2020 क्या है? विज़न 2020 मतलब आउटवर्ड लुकिंग। अब पहले क्या था, आसियान क्या करता था, इनवर्ड लुकिंग था। मतलब अपने इंटरनल अफेयर्स है, मतलब 10 कंट्रीज़ है तो 10 कंट्रीज़ के अंदर क्या है क्या नहीं, इकोनॉमिक क्या है, पॉलिटिकल क्या है, इन सब पे फोकस करता था। लेकिन आसियान ने अब क्या किया, मल्टीपल काम करना स्टार्ट कर दिया। अब वो आउटवर्ड लुकिंग पे फोकस करने लगा, ठीक है। इंटरनेशनल कमेटी थी, इस पर फोकस करने लगा। दिस बुल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी। आसियान पॉलिसीज़ भी बन रही हैं, वो इनकरेज हो रही है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं रीजन से वो ख़त्म किए जा रहे हैं। आसियान ने क्या किया, अब जितने भी कंबोडियन एक कॉन्फ्लिक्ट था उसको भी एंड कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ईस्ट ट्यूमर जो क्राइसिस था उसको भी ख़त्म करने किया, ठीक है। और जो ईस्ट यूरोपियन कॉपरेशन था उसको भी इसने मीट किया। उसके बाद आता है करंट इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है आसियान की, वो ये है कि स्पेशली जो इकोनॉमिक रिलीवेंस तो है ही, ठीक है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी है। उसके बाद आसियान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी हैं, इंडिया भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, चाइना भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब आसियान के साथ इंडिया ने भी बहुत सारे रिलेशंस थे उसको फॉर्म कर लिया, ठीक है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय पे इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ थी, उसने आसियान को इतना ज़्यादा उसके ऊपर अटेंशन नहीं दिया, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया आसियान पे। लेकिन रिसेंट ईयर इंडिया जो रिसेंट ईयर में क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया कि बहुत सारे अमेंडमेंट किए हमारे जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसमें, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, जो साइन कर दिया ट्रेड एग्रीमेंट 3 कंट्रीज याद रखना, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, जो कि अभी पीछे मिलेगा। तो इन कंट्रीज़ पे साथ उसने किसको साइन किया, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट इन कंट्रीज़ के साथ। तो कितना इसको प्रॉफिट रहा होगा इस चीज़ से, ठीक है, इन तीनों कंट्रीज़ को कितना प्रॉफिट रहा होगा और किस तरह से ये डेवलप करने लगा होगा। तो ये जो पिक्चर है, पिक्चर को समझ लेते हैं। ये कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं जलती हुई, ये इंडिया की ओल्ड फॉरेन पॉलिसी है। ईस्ट एशियन नेशंस हमें पीछे दिख रहा है, वी हैव टू गेट यूज्ड टू इट। ये कौन है, मनमोहन सिंह, जो हमारे 1991 के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या किया कि इंडिया को एक नई राह दिखाई, इंडिया को इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी दी 1990s के टाइम पे। 1990s के टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया, लुक ईस्ट पॉलिसी दी। और जो एक्ट ऑफ ईस्ट पॉलिसी आई वो 2014 के टाइम पे आई, जो कि जब जो पीएम थे वो कौन थे, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इस समय पे पीएम थे। उसके बाद जो ग्रेटर इकोनॉमिक इंटरेक्शन था वो ईस्ट एशियन नेशन के साथ, मतलब आसियान, चाइना, जापान, कोरिया के साथ इंडिया ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसके बारे में है। और हमने क्या किया, बहुत सारे रिलेशन थे आसियान के साथ जोड़ लिए। उसके बाद जो थाईलैंड हमने बताया था, ठीक है। आसियान इंडिया जो एफएम की बात करी जाए, और जो आसियान और इंडिया के जो पावर्स थी या फिर जो उनका रिलेशन है वो 2007 के टाइम पे दिख रहा था। और आसियान की जो स्ट्रेंथ थी, अगर हम बात करें इसकी पॉलिसीज़, इंटरेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा था, बहुत सारी पार्टनरशिप्स भी हो रही थी। नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया ने भी इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ये रीजनल एक एसोसिएशन की तरह काम कर रहा था एशिया के लिए, ठीक है। और ये पॉलिटिकल फॉर्म भी ले आया, ठीक है,
जो एशियन कंट्रीज़ थी उन्होंने, और मेजर पावर्स थी वो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न कर रही थी। जैसे कि ये पिक्चर है, इसमें हमारे जो कंट्री के अभी करंट में भी हैं और पहले भी थे, नरेंद्र मोदी जी को दिखाया गया है। 25 जनवरी 2018 की बात है। जो लीडर्स थे उन्होंने पोस्टल स्टैम्प्स थे उसको उन्होंने क्या किया, रिलीज़ कर दिया था सिविली जुबली के टाइम पे, ठीक है। आसियान पार्टनरशिप इसमें दिख रही है कंप्लीट। उसके बाद ये पूरा टॉपिक हमने आसियान और यूरोपियन यूनियन ने कंप्लीट कर लिया। उसके साथ जो पिक्चर्स थी और जो डेट्स थी उनको भी कवर कर लिया, मैप भी देख लिया कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो उसको दिखाई गई हैं। उसके बाद क्या आता है, थर्ड इम्पॉर्टेंट, द राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो थर्ड मेजर अल्टरनेटिव है पावर कह लो, ठीक है, वो चाइना है, जो हमारा नेबरहुड भी है, मतलब नेबरिंग कंट्री भी है। ये कार्टून है, यहाँ पे कार्टून गिवन है जो कि हम अगले पेज में देखेंगे, उसमें उसकी सक्सेस दिखाई जा रही है। तो चाइना है ना, चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस 1978 के टाइम पे लिंक है, मतलब कि इसकी जो ग्रेट पावर है वहीं से स्टार्ट हुई है। चाइना ने बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज के टाइम पे। उसके जो रिफॉर्म्स है वो 1978 से ही स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद जो उसके प्रोजेक्ट है उसका ये कहना है कि 2040 के टाइम पे एक ऐसा समय भी आएगा जब यूएस को वो पीछे कर देगा। अब उसकी इकोनॉमी इतनी फास्टेस्ट रेट में ग्रो हो रही है कि उसको ये कहना, उसने ये कहा, ठीक है, किसने, चाइना ने, कि अगले कुछ सालों के बाद मतलब 2040 तक उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी कि यूएस को भी पीछे कर देगी। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करी जाए, ठीक है, तो इसका ईस्ट एशियन ग्रोथ में भी कुछ हाथ है क्योंकि एशिया का पार्ट है, ठीक है, चाइना। तो डेफिनेटली हमारी एशिया जो है कॉन्टिनेंट, उसकी भी ग्रोथ हो रही है। इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हम देख सकते हैं रीजनल अफेयर्स में, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी इकोनॉमी है। इसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, जिसके अभी कुछ समय पहले वही लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी कंट्री थी जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब इंडिया है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है उसकी वो भी इफेक्टिव काम कर रही है। लैंड मास है, रिसोर्सेस है, रीजनल लोकेशन है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो ये सब कुछ क्या कर रहा है, ये सब कुछ इसकी स्ट्रेंथ है। अगर हम चाइना की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सारी स्ट्रेंथ है चाइना की। अगर चाइना की अगर हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखें तो चाइना में 1949 के टाइम पे एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। डेट वाज नॉन फॉर चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो जो 1949 के टाइम पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी हुआ था, जो कि माओ उस टाइम पे चाइना के पीएम प्रेसिडेंट जो कुछ भी थे, तो माओ उस टाइम पे वर्किंग में थे, ठीक है। उसके बाद जो इकोनॉमी थी सोवियत मॉडल पे बेस्ड थी, जो हम जानते हैं यूएसएसआर का मॉडल था, उसको फॉलो करते हुए इसकी इकोनॉमी बेस्ड थी। इकोनॉमिकली ये बैकवर्ड उस टाइम पे था क्योंकि कम्युनिस्ट चाइना था। उसके बाद इसने क्या कि जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज है जैसे कि यूएस है और भी जो कैपिटलिस्ट कंट्री है नाटो के पार्ट है, तो उन सब से इसने अपना रिलेशन तोड़ दिया, ठीक है, रिलेशन ख़त्म कर दिया कैपिटलिस्ट कंट्री से चाइना ने। और इसने ये जो किया, इसकी वजह से क्या हुआ, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी बाद में। और जो मॉडल था बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था चाइना का, क्योंकि चाइना जो था वो एक इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को फॉलो करने लगा, मतलब कि क्लोज डोर कर लिया उसने पूरे वर्ल्ड के लिए। आगे क्या होता है कि एज इट इज़ शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डैट इट नीडेड इन ऑर्डर टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स ऑन द वर्ल्ड मार्केट। अब उसे क्या चाहिए था, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था, किस लिए, ताकि वर्ल्ड मार्केट से वो टेक्नोलॉजी और गुड्स को खरीद सके। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने जो उसके डोमेस्टिक गुड्स थे उससे ही सब्सिट्यूट, मतलब कि उसका अल्टरनेटिव निकाल दिया कि नहीं, हम डोमेस्टिक गुड्स से ही जो टेक्नोलॉजी है और जो बाहर की गुड्स है उसको हम सब्सिट्यूट कर देंगे। अगर हम चाइना के मॉडल की बात करें तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं उसको स्टेबलाइज़ किया गया था। इसमें जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी था उसको भी फाउंड किया गया था, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, जो सोशल वेलफेयर, उसको भी देखा गया था कि सभी सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर मिल सके। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे गिवन है ये, ठीक है, सोशल वेलफेयर सभी को मिल सके। उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं चाइनाज़ में, वहाँ पे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, हेल्थ पे फोकस किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी थी धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हुई। वो 5 to 6% में ग्रो हो रही थी, लेकिन एनुअल ग्रोथ जो थी ना पॉपुलेशन की, वो 2 से 3% हो रही थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी।
अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो सफिशिएंट नहीं रहा चाइना के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सरप्लस था इंडस्ट्रीज़ का वो जनरेट नहीं हो पा रहा था। एक क्राइसिस हमें यूएसएसआर में भी देखने को मिले थे, अब सिमिलर क्राइसिस हमें चाइना में भी देखने को मिल रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ठीक है। अब चाइना भी इतना सफिशिएंट काम नहीं कर पा रहा है, जो उसका इंटरनेशनल ट्रेड है या फिर जो मिनिमम और जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम है। तो ये भी एक ड्रॉबैक हमें चाइना में दिख रहा है कि किस तरह से चाइना का जो इंडस्ट्रियल पूरा वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रीज़ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है इसको। लेकिन चाइना ने हार नहीं मानी। चाइना ने क्या किया, चाइना की लीडरशिप चेंज हुई 1970s के टाइम पे। चाइना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरी पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि चाइना है ना, उसने अपनी बहुत सारी रिवाइविंग पॉलिसीज़ ले आया, 1970s में पॉलिसीज़ फॉलो करी। 1972 के टाइम पे उसने यूएस के साथ अपना जो लिंक था वो ज्वाइन कर लिया। पहले उसने क्या किया, तो जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज उसको छोड़ दिया, जैसे यूएस भी इसी में आता है, लेकिन 1972 के टाइम पे उसने यूएस के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर लिए। उसके बाद एक जाओ एनलाई, जो कि उस टाइम पे वहाँ के प्रेसिडेंट थे चाइना के, उन्होंने 4 मॉडल्स इंट्रोडक्शन किया उसका 1973 में। पहला तो एग्रीकल्चर पे फोकस करो, दूसरा इंडस्ट्रीज़ पे, तीसरा साइंस और टेक्नोलॉजी पे, और चौथा मिलिट्री पे फोकस करने के लिए उन्हें 4 मॉडर्नाइजेशन स्टेप्स दिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहा कि 1978 के टाइम पे जो डेंग जियाओपिंग है, उनके समय में ओपन डोर पॉलिसी आई, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया चाइना में। जो पॉलिसीज़ थी वो हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट कर रहा था बाय इन्वेस्टमेंट, और जो कैपिटल और जो टेक्नोलॉजी जो था ना उससे। तो ये हम क्लियर होना चाहिए डैट कि 1978 के टाइम पे ओपन डोर पॉलिसी डेंग जियाओपिंग ने इंट्रोड्यूस करी थी। अब आता है चाइना फॉलोड इट्स ऑन पाथ। अब चाइना ने क्या किया, किसी के पाथ को फॉलो नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि अब मैं सोवियत यूनियन के मॉडल को फॉलो करूँगा, इसने खुद पे काम किया। इसने शॉक थेरेपी जो कि फेल रही थी उस समय पे, उसको अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। स्टेप टू स्टेप खुद के लिए उसने काम किया। जैसे कि उसने प्राइवेटाइजेशन किया, एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन कब हुआ, 1982 के टाइम पे हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 1998 के टाइम पे क्या हुआ, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था इंडस्ट्रीज़ का, ट्रेड बैरियर्स थे उसको उसने ख़त्म किया। ट्रेड बैरियर्स ख़त्म होंगे तभी तो दूसरी कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी चाइना में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में दूसरी कंट्रीज है चाइना में आके अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा सकती है, क्योंकि अगर चाइना में इंडस्ट्रीज़ हुई तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी चाइना की, इसलिए। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, बहुत सारे इंटरप्राइजेस आने लगे। चाइना जो था वो स्टेट ली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा, सेंट्रल रोल प्ले करने लगा मार्केट इकोनॉमी में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प द चाइनीज़ इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन, ठीक है। अब धीरे धीरे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जिसकी वजह से चाइना ने स्टैग्नेशन फॉलो नहीं किया, ये प्रॉब्लम फॉलो या फिर ये प्रॉब्लम चाइना को देखने को नहीं मिली, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन हो गया था एग्रीकल्चर का, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया था, रूरल इनकम भी बढ़ गई थी, ठीक है। और हाई पर्सनल सेविंग्स होने की वजह से जो रूरल इकोनॉमी थी उसने क्या किया, रूरल इंडस्ट्रीज़ को भी लगा दिया। जब रूरल इंडस्ट्रीज़ आई तो डेफिनेटली बात है कि जब इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो चाइना की इकोनॉमी तो ग्रोथ होगी, इसके साथ जो इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर दोनों में ही ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी। और जो न्यू ट्रेडिंग लॉस आए थे, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बने थे, फेनोमेनल राइज हुआ था, ठीक है, फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा। चाइना धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया किसका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ होना स्टार्ट हुई, चाइना में, बिकॉज उसकी पॉलिसीज ही ऐसी इतनी अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ को फॉर्म किया गया था, इसकी वजह से। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, ठीक है, जो अलाउ कर रहे थे बिग इन्वेस्टमेंट को चाइनाज़ में, ठीक है, चाइना की इकोनॉमीज़ में। तो हम पहले ये देख लेते हैं, तो ये क्या है, देखो इस पूरे में टू सिंबल ऑफ चाइना। हम चाइना को कैसे कहेंगे कि चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला तो ड्रैगन, ठीक है, जो ड्रैगन है, दूसरा जो चाइनीज़ वॉल है। तो जो चाइनीज़ वॉल है ये दोनों ही क्या है, सिंबल है किसका, चाइना का। ये कौन है, ये अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है जो चाइना को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देख सकते हैं हम इसमें कि चाइना की जो कितनी जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, चाइना की इकोनॉमिक ग्रो हो रही है। तो ये रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना। दिस पिक्चर डिपिक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना। तो इसमें हमें ये पता चलता है आगे
क्या आता है कि WTO का पार्ट बना था 2001 में चाइना, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसने स्टेप्स आउटवर्ड भी लिए, ठीक है, वर्ल्ड में भी कनेक्ट होना स्टार्ट किया। उसके बाद जो कंट्री थी उसका डीपर इंटीग्रेशन होने लगा वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर में, ठीक है। और जो चाइनीज़ इकोनॉमी थी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी ड्रामेटिकली, ठीक है। लेकिन हमें पता है हर जगह कहीं ना कहीं जहाँ पे बेनिफिट होते हैं वहाँ पे ड्रॉबैक भी होते हैं। तो चाइना की जो इकोनॉमी थी उसके भी ड्रॉबैक्स थे। पहला तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। फर्स्ट याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट था, 100 मिलियन से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड थे। दूसरा जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट थी ना, या फिर इसकी जो कंडीशन थी, वर्किंग कंडीशन बहुत ही बेकार थी 18-19 सेंचुरी के टाइम पे, तो बिल्कुल बहुत घटिया, ठीक है। थर्ड ले लो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन चाइना में बहुत हो रहा था। फोर्थ क्या था, वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा था चाइना में। फिफ्थ क्या है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है ना रूरल और अर्बन एरियाज़ में, वो बहुत ही ज़्यादा चाइना में देखने को मिल रही थी। तो 5 इसमें ड्रॉबैक हमें चाइना के मिल जाते हैं। उसके बाद आता है, अगर हम रीजनल की बात करें या फिर ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो चाइना बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन है चाइनास इकोनॉमी, ठीक है, जो इंटरडिपेंडेंसीज है उसको भी हम देख सकते हैं। चाइना टू हैव कंसिडर्ड इन्फ्लुएंस विथ इट्स ट्रेड पार्टनर्स, बहुत ज़्यादा इसके ट्रेड पार्टनर्स थे, इनसे भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी आउटस्टैंडिंग इश्यूज जैसे जापान, US, आसियान, रशिया, ये भी इकोनॉमिक कंसिडरेशन में आ रहे हैं। इट्स होप टू रिसॉल्व इट्स डिफरेंसेस। और जो ताइवान के साथ भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं चाइना के, जो कि अभी उसी का पार्ट है, बट डिफरेंट कभी कभी होता है कि इंटरनल अफेयर्स जो है वो आ जाते हैं चाइना में। तो चाइना के जो डिफरेंसेस हैं ताइवान के साथ वो भी सही हो जाएं, ये भी अभी कोशिश करी जा रही है। धीरे धीरे जो चाइना है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। चाइना जो है ना, तो वो उसने हेल्प भी करी थी 1997 के टाइम पे आसियान को, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए थे वहाँ पे। और ये क्या है, आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट भी होने लगी चाइना में। और जो लैटिन अमेरिका और जो अफ्रीका है धीरे धीरे प्रोजेक्ट करने लगे ग्लोबल जो प्लेयर की तरह, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ओवरऑल हमने पूरी चाइनीज़ इकोनॉमी कवर कर ली कि इसमें ओवरऑल क्या ही था, कि किस तरह से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया। अब ये भी पिक्चर होगी, ये भी पिक्चर होगी, अब ये पिक्चर देखते हैं, ठीक है। पहला जो था, हमें पता है कि हमने सबसे पहले पिक्चर देखी थी सोशलिस्ट इज़ द ब्रॉडेस्ट रोड, ठीक है। हमें पता है कि चाइना की आइडियोलॉजी क्या थी, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं एक बड़े फॉर्म में। तो ये कौन है, माओ, ठीक है। 1949 के टाइम पे ही याद होना चाहिए, 49 के टाइम पे ही पावर में थे और इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था उसको भी सपोर्ट किया था। तो ये जो रेड बुक है ना, रेड बुक इज़ द सिंबल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये हाओ है, ठीक है, कोई होंगे प्रेसिडेंट। तो ये कौन से, इनकी जो टाई है ना वो कैपिटलिस्ट का सिंबल है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि चाइना जो है, चाइना वो कहने के लिए तो सोशलिज्म को फॉलो करता है, लेकिन ओवरऑल उसकी जो प्रैक्टिस है वो कैपिटलिज्म वाली है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है, उसकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद ये